तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हम सारा पढ़ेंगे कि क्या जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, किन चीज़ों से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं और कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि बंदे में जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं कि नहीं। जीन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हेरिडिटी के लिए होते हैं और ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं थ्रू। जब फर्टिलाइजेशन होती है उस टाइम पे एक क्रोमोसोम फादर की तरफ से आता है और एक क्रोमोसोम मदर की तरफ से आता है, तो उसी में सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। और जो डीएनए है वही इंस्ट्रक्शन देता है प्रोटीन बनाने के लिए, और प्रोटीन ही बहुत सारा काम करते हैं। जो सेल्स में जो भी फंक्शनिंग होती है वो मोस्टली प्रोटीन की तरफ से होती है। लाइक किसी मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, कोई स्ट्रक्चर बनाना या टॉक्सिन को ब्रेक करना, या अदर मेंटेनेंस जॉब होती है। लाइक राइबोसोम में, लाइसोसोम में जो भी अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं उनको एक्सक्रीट आउट करना, वो सारा प्रोटीन की मदद से होता है। और अगर अब इन जीन्स में कहीं पे म्यूटेशन आती है, कुछ ऐसा होता है कि इसमें कोई पार्ट में मिसिंग हो या एक्स्ट्रा कोई पार्ट आया हुआ, तो उसी की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर वो बीमारी हैं जो जीन्स में होती हैं, या तो कहीं पे कुछ डिलीशन होता है या कहीं डुप्लीकेशन होता है या कोई मिसिंग होता है। तो इन चीज़ों से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि किन चीज़ों से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। जो जेनेटिक डिजीज़ या डिसऑर्डर्स होती हैं वो एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। एक या बहुत सारी जीन्स में अगर कोई पे एबनॉर्मेलिटीज़ पाई जाती हैं तो उससे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर हमें ज़िंदगी भर हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ हैं जो ट्रीटेबल नहीं है, जिनका अभी तक कोई इलाज नहीं है। और म्यूटेशन जो होती हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में भी आ सकती हैं, क्योंकि जीन्स में ही वो सारी चीज़ें होती हैं और वही पास ऑन होती हैं टू द ऑफस्प्रिंग्स। जो बच्चा होता है तो उसमें वही पास ऑन होता है। तो उन चीज़ से इम्प्रॉपर सेल फंक्शनिंग होती है। जो सेल होती है वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग, जैसे उसका काम करना पड़ता है वैसे वो अपना काम नहीं करती है। और अब नीचे कुछ डिजीज़ है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, कॉज हैं कि कैसे जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। लाइक पहले की अगर हम बात करें, म्यूटेशन इन वन और मल्टीपल जीन, एक जीन या बहुत सारी जीन में अगर म्यूटेशन पाई जाए। म्यूटेशन का मतलब है कि अगर अल्टरेशन परमानेंटली किसी जीन में कोई या डीएनए में कहीं पे कुछ कम, कोई डिलीशन हो, कहीं पे कुछ कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। ये इनहेरिट हो सकती है, ये हमें पेरेंट्स से भी मिल सकती है या उनके जो ग्रैंडफादर हैं उनसे भी पास ऑन होती है टू अपने ऑफस्प्रिंग्स, अपने बच्चों में। जेनेटिक म्यूटेशंस इन वन और मोर जीन काज मोनोजेनिक डिसऑर्डर। अगर एक जीन में डिसऑर्डर है तो उसे मोनोजेनिक डिसऑर्डर कहा जाता है, और अगर मल्टीपल जीन्स में है तो उसे मल्टीफैक्टर इनहेरिटेंस डिसऑर्डर कहते हैं। अगर एक जीन में तो मोनोजेनिक कहा जाता है उसे, अगर बहुत सारे जीन्स में तो उसे मल्टीफैक्टर इनहेरिटेंस डिसऑर्डर कहते हैं। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट जो आता है क्रोमोसोमल एबेरेशंस। इसमें ये होता है कि अगर क्रोमोसोम में स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ होती है, जो क्रोमोसोम का नॉर्मल स्ट्रक्चर है, अगर उसमें कहीं पे एबनॉर्मेलिटीज़ आई, लाइक दो आर्म्स होती हैं क्रोमोसोम की, अगर एक आर्म में या दोनों आर्म में कहीं पे कुछ लाइक डिलीशन हो, कुछ कटा हुआ हो या कहीं पे हो ज़्यादा आया हुआ हो, तो उससे क्रोमोसोमल एबरेशंस होती हैं। अगर स्ट्रक्चर में मिसिंग हो या एक्स्ट्रा हो तो उसमें हम क्रोमोसोमल एबरेशंस कहते हैं उन सारी बीमारियों को। अब थर्ड पॉइंट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में वो म्यूटेशन आती है जो हमें कुछ एक्सपोजर होता है कुछ सर्टन टॉक्सिन्स और रेडिएशन की। लाइक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती हैं उनसे हमें जेनेटिक डिजीज़ हो सकती हैं, लाइक स्मोकिंग एंड और बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं, अगर वो बॉडी पे आ जाए या अगर उनकी रेडिएशन हमारे बॉडी के थ्रू पास हो जाए तो उससे हमें जेनेटिक डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ जेनेटिक डिजीज़। कौन से साइंस और सिम्टम्स हैं जो से हमें ये पता चले कि किसी पर्सन में जेनेटिक डिजीज़ हैं कि नहीं। लाइक पहला पॉइंट जो है कंजेनेटिव डिफिशेंसीज और इनएबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। लाइक बच्चा या पर्सन में वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने की एबिलिटी नहीं हो, ये पहला है पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बिहेवियरल चेंज हो, नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर रहा है। डेवलपमेंटल डिलेज हो, डेवलपमेंट में कोई असर है। इश्यूज़ इन स्पीच एंड विजन एंड हियरिंग, बच्चा स्पीच बोलने में उसको दिक्कत हो रही है, विजन में या देखने में दिक्कत हो रही हो और सुनने में दिक्कत आ रही हो। फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ एंड लिम्स, पाँव में, पैर में कहीं पे फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ हों, फेशियल मुंह पे उसको
कुछ भी ऐसा दिख रहा है कि जो नॉर्मली नहीं होता है। स्टन ग्रोथ सही से नहीं हो रही है, ब्रीथिंग ट्रबल्स, ब्रीथिंग मतलब उसके जो सांस लेने में दिक्कत आ रही है, मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम, मूवमेंट सही से नहीं कर पा रहा है, स्वेलिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो, इंसिडेंस ऑफ सीजर्स एंड स्ट्रोक, उसको सीजर्स और स्ट्रोक्स आते हों, डिमिनिश्ड सोशल स्किल्स, बंदा बाकियों से सोशली कनेक्टेड ना हो अच्छे से, अनयूजुअल बर्थ मार्क कोई बर्थ पे ऐसा मार्क हो जो यूजुअली किसी भी नॉर्मल पर्सन में नहीं होता हो, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ लाइक उसका जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें कहीं पे डिफॉर्मिटी आ रही है। तो ये सारे वैसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो जेनेटिक डिजीज़ में कॉमन होते हैं। ये सारे जो मैंने आपको 13 सिम्टम्स बताए हैं, तो ये वो सिम्टम्स हैं जो जेनेटिक डिजीज़ में कॉमन है। इससे एक्स्ट्रा भी कुछ सम साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, और इन्हीं में से कुछ भी आपको पता चले तो उससे आपको ये पता चल सकता है कि किसी भी बंदे में जेनेटिक डिजीज़ हैं कि नहीं है। अब आते हैं जेनेटिक डिजीज़, उसके टाइप्स और एग्जांपल्स, कौन कौन से टाइप्स हैं जेनेटिक डिजीज़ को और उनके एग्जांपल कौन से हैं। तो पहला जो है वो मोनोजेनिक इनहेरिटेंस डिसऑर्डर है। मोनोजेनेटिक मतलब एक ही जीन में, अगर एक ही जेनेटिक जीन में कहीं पे प्रॉब्लम हो, कहीं पे उसमें डिलीशन या डुप्लीकेशन हो या डिफॉर्मेलिटी हो, तो उसे मोनोजेनिक इनहेरिटेंस डिसऑर्डर कहा जाता है। लाइक उसका एग्जांपल आता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, हंटिंगटन डिजीज, सिकल सेल एनीमिया और मार्फन सिंड्रोम आते हैं उसमें मोनोजेनेटिक में। मल्टी फैक्टर इनहेरिटेंस डिसऑर्डर में जैसे हमने पीछे भी बात की कि उसमें मल्टीपल जीन्स में अगर कहीं पे कोई डिसऑर्डर पाया जाए, कोई म्यूटेशन पाई जाए, तो उसे मल्टी फैक्टर इनहेरिटेंस डिसऑर्डर कहा जाता है। उसके एग्जाम्पल हैं डायबिटीज़ है, आर्थराइटिस है, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट्स है, हार्ट में प्रॉब्लम्स के भी उसमें है, और अल्जाइमर डिजीज़, अल्जाइमर में बेसिकली ये होता है कि बच्चे की याददाश्त वगैरह पे बहुत सारा उसे याद नहीं रहता, तो उसे अल्जाइमर डिजीज़ कहा जाता है। तीसरा पॉइंट आता है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर में ऐसा होता है कि लाइक अगर माइटोकॉन्ड्रिया में कोई जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन में काम आता है। अगर इसमें अल्टरेशंस हों, डीएनए में अल्टरेशन हो माइटोकॉन्ड्रिया के, तो उससे जेनेटिक डिजीज़ हो सकती हैं। लाइक उसमें एग्जांपल जो आती है माइटोकॉन्ड्रियल एन्सेफेलोपैथी आती है, उसमें लेबर्स हेरिडिटी ऑप्टिक एट्रोफी आता है, और पियर्सन सिंड्रोम एंड माइक्रोक्लोनिक एपिलेप्सी एंड लेक्स डिजीज़ उसमें आते हैं। अब नंबर 4 की बात किया जाए, क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर। सम जेनेटिक डिसऑर्डर अराइज ड्यू टू प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अगर सेल डिवीजन में हमें कहीं पर भी प्रॉब्लम हो जाए बच्चे में, जब सेल डिवीजन होता है, तो उस वक्त अगर कोई भी डिसऑर्डर हो, तो प्रॉब्लम हो, तो उसे क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। इसमें इरेगुलरिटीज़ होती हैं नंबर में और स्ट्रक्चर में। अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आए या किसी क्रोमोसोम में कोई कम पार्ट आए, तो उसे क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। लाइक उसमें जो हमारे मेन टाइप्स हैं, डाउन सिंड्रोम जो ट्राइसोमी 21 से होती है, टर्नर सिंड्रोम, किल्ले-फिल्टर सिंड्रोम, क्राइडोचैट सिंड्रोम और रिंग सिंड्रोम, क्रोमोसोम 14 सिंड्रोम आते हैं इसमें। अब आगे बढ़ते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर डायग्नोज कैसे होते हैं। जो ये जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, ये प्रीनेटल टेस्ट मतलब जब बच्चा माँ की पेट में होता है, तो उस टाइम पे कुछ टेस्ट होते हैं जिन्हें प्रीनेटल टेस्ट कहा जाता है, उस टाइम पे डायग्नोज होते हैं। लाइक जो उनमें से मेन टेस्ट हैं, लाइक NIPT जिसे कहा जाता है। एक तो दो टेस्ट तरीके के टेस्ट होते हैं, एक तो होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, दूसरा होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट अगर हमें पॉजिटिव आता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि बंदा पॉजिटिव है, बंदे में जो बच्चा है उसमें 100% चांसेस हैं कि उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हो। जैसे स्क्रीनिंग से हमें ये नहीं पता चलता। स्क्रीनिंग है कि इट्स अ मास स्क्रीनिंग होती है। लाइक इसमें ये कह सकते हैं हमें कि चांसेस हो सकते हैं, देयर माइट बी चांसेस, बट 100% कन्फर्मेटरी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमारा ये आता है, NIPT आता है, जिसमें सेल फ्री DNA की वजह से टेस्टिंग करते हैं हम। वो 99.9% एक्यूरेट होता है उसकी टेस्टिंग। लेकिन अगर फर्दर NIPT भी पॉजिटिव आता है, तो उसकी वजह से भी हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि बच्चे में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं कि नहीं। उसके बाद और एक टेस्ट किया जाता है CVS और एमनियोसेंटेसिस, उससे कंफर्म होता है। अगर वो पॉजिटिव आता है, तो 100% देयर माइट बी चांसेस कि जो फीटस है, जो अंदर बच्चा माँ के पेट में पड़ रहा है, तो उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। दूसरा है प्रेडिक्टिव टेस्टिंग। प्रेडिक्टिव टेस्टिंग में ये हम कह सकते हैं, प्रेडिक्टिव को जो कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो बोलती हैं, जिनका ये है कि हम उनके फैमिली हिस्ट्री में कोई नहीं होता, बट वो टेस्ट करवाने चाहते हैं क्योंकि वो रूल आउट करना चाहते हैं कि बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटीज़ ना हो।
और तीसरा जो पॉइंट है इसमें टेस्टिंग इफ़ यू आर अ कैरियर, अगर आप कैरियर हो, लाइक डॉक्टर्स जो होते हैं वो डीएनए टेस्ट करते हैं उसमें ब्लड और चीक सेल से। अब उससे पता चलता है कि आपका पार्टनर जो आपका नेक्स्ट पार्टनर है वो कैरियर है किसी डिसऑर्डर को कि नहीं, या वो कोई डिसऑर्डर का है वो पास ऑन करवा सकता है कि नहीं। तीसरा आता है प्री इम्प्लांटेशन टेस्टिंग। ये मेनली हम आईवीएफ के से होता है ये वाली टेस्टिंग। इसमें ये होता है कि जो हम आईवीएफ करवाना चाहते हैं उनमें ये टेस्ट होता है। फॉर एम्ब्रियो में टेस्टिंग होती है जब उसको इम्प्लांट करने से पहले यूट्रस में प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग होती है। पांचवा आता है न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग। इसमें ये होता है कि हम पहले ही विद इन 42 to 72 आवर्स हम बच्चे में टेस्ट करते हैं। उससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे को फर्दर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती है कि नहीं। अगर उस टाइम पे ये कोई भी डिजीज़ आई उस टेस्ट में तो उसका ट्रीटमेंट उस टाइम पे करवा सकते हैं, क्योंकि बच्चा अभी अर्ली स्टेज में होता है। जो दवाइयाँ हैं वो काम ज़्यादा अच्छे से कर सकती हैं और ये हो सकता है कि बच्चे आगे जाके ठीक हो। इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, वो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, आप ज़रूर वो चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद पॉइंट एक आता है कि ट्रीटमेंट और प्रिवेंट हम कैसे जेनेटिक डिजीज़ कर सकते हैं। जो ट्रीटमेंट जेनेटिक डिजीज़ का होता है वो इस बिना पे होता है कि जेनेटिक डिसीज़ कौन से कौन कौन एक तो कौन सी डिजीज़ है, उसकी सिवियरिटी कितनी है। रिवर्स तो हम उसे नहीं कर सकते हैं कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि उनकी कंडीशन उस टेक्निक कुछ टेक्निक यूज़ करके लाइक थेरेपी वगैरह ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हम उस कंडीशन को बेटर करवा सकते हैं। जेनेटिक डिजीज़ ये 100% क्योरेबल नहीं है बट प्रिवेंटेबल है, हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम पहले ही जेनेटिक काउंसलिंग वगैरह करवा के एसेस करवा सकेंगे रिस्क हम में हैं जेनेटिक डिजीज़ होने के, जो हम आगे पास ना करें, तो उसकी वजह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि जेनेटिक डिजीज़ आगे जाके हमारी फैमिलीज़ में रन ना करें। ये एक बहुत अच्छा जेनेटिक काउंसलिंग की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स आजकल टेस्टिंग करवाते हैं, प्रीनेटल टेस्टिंग करवाते हैं, एनआईपीटी वगैरह करवाते हैं, जो बेस्ट है आज की डेट में, क्योंकि हमें उससे पहले ही पता चलता है जो मेन आजकल की डिजीज़ हैं लाइक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, किल्नेफिल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है। ये हमें उन चीज़ों से पता चलते हैं लाइक जो हम मैटरनल मार्कर टेस्ट करवाते हैं, उसमें डबल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर और ट्रिपल मार्कर टेस्ट आते हैं। तो उनकी वजह से हमें ये पता पहले ही चल जाता है कि बच्चे में आगे जेनेटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं या नहीं है। तो आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। कि हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक और कमेंट कर दीजिए और चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू मेरे दोस्तों।